हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अगर आप भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस या किसी और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जहां पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। जियोग्राफी का बिल्कुल थोरोली विस्तार पूर्वक ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा, जो जो क्रिस्पी है, इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट है और उसको डिटेल्ड यहाँ पर बताया जाएगा। छोटा सा ये वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अर्थ के अंदर अर्थ इंटीरियर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अर्थ इंटीरियर यानी कि भूगर्भ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि भूगर्भ के अंदर क्या क्या है। तो मैं हूँ मोहित सर। अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मैं पहले एसएससी सीजीएल सीपीओ 2 टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। स्टेट पीसीएस एचसीएस मेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ। रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और भी मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो जो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए और आपको क्या उसको फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास होता क्या है। अर्थ इंटीरियर की यदि हम बात करें तो अर्थ इंटीरियर के अंदर हमारे पास होता है, सबसे पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं। भूगर्भ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि आपको धरती के अंदर क्या क्या है, सतह के अंदर, उसके बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है हमें? धरती की सतह के नीचे क्या है, सतह के नीचे क्या है। तो उसके बारे में हम किस प्रकार से जानकारी जुटा सकते हैं? तो जानकारी जुटाने के हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उसके अंदर सबसे पहला सोर्स जो है वो है कि हमें भूगर्भ के अंदर हो रही वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जानकारी हो। अब वोल्केनिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि जो ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ज्वालामुखी जो होते हैं उनकी जानकारी से हम ये जान सकते हैं कि धरती की सतह के नीचे है क्या। अब वहाँ से कैसे पता चलने वाला है हमें? वहाँ से ऐसे पता चलने वाला है क्योंकि ज्वालामुखी से निकलता है लावा और लावे के निकलने के साथ साथ जो मटेरियल बाहर आता है, उस मटेरियल से हमें क्या मिलती है? उस नेचर ऑफ रॉक्स की जानकारी मिलती है जो धरती के नीचे हैं। वो कैसे मिलती है? क्योंकि उसके साथ, लावे के साथ काफ़ी सारे मिनरल्स बाहर आते हैं। मिनरल्स जो हैं वो एक्सप्लोर होते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी पता चलती है। यहाँ पर इन्हीं मिनरल के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल होता है हमारा डायमंड। डायमंड यानी कि हीरे। अगर मैं हीरो की बात करूँ, हीरा, तो हीरा कहाँ पर बनता है? हीरा बनता है धरती के अंदर 150 से 800 किलोमीटर की गहराई पर। अब अर्थ की ना लेयर्स होती हैं, धरती की कुछ लेयर्स होती हैं। जैसे धरती ऐसे वृत्ताकार शेप के अंदर है, एक सर्कुलर शेप के अंदर है, तो सबसे पहले जिस लेयर पर हम बैठे हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके नीचे होती है मेंटल और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, ये जो सबसे अंदर की लेयर है, इसको बोला जाता है कोर। तो यह कहाँ पर बनता है हीरा? हीरा बनता है मेंटल के अंदर। देखिए उसने क्या बोला है, फॉर्म एट द डेप्थ ऑफ 150 to 800 किलोमीटर इन द मेंटल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक आपके लिए बन जाता है मिनरल्स के बारे में कि जो हीरे प्रोड्यूस होते हैं वो कितनी गहराई पर प्रोड्यूस होते हैं। वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? 150 से 800 किलोमीटर की गहराई पर। और फिर वो अर्थ पर आते कैसे हैं? क्योंकि हम तो इतने नीचे जा नहीं सकते, तो वो धरती पर आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी की मदद से। ये वोल्केनिक एक्टिविटी इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट गोल्ड माइन के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये है हमारे पास एक हीरे की खान। ये जो हीरे की खान है इसका नाम है मपोनेंग गोल्ड माइन। और ये कहाँ पर है? ये स्थित है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में, मपोनेंग गोल्ड माइन। अब इसका जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन है, सबसे गहरी माइन है। ये जो खदान है, डीपेस्ट माइन जो है, ये जो खदान है, इसकी गहराई जो है वो 3.9 किलोमीटर की गहराई है। ये सबसे गहरी खान है। तो दुनिया की सबसे गहरी जो खान है वो कहाँ पर है? दुनिया की सबसे गहरी खान। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, दुनिया की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? तो दुनिया की सबसे गहरी खान कौन सी है? मपुनेंग गोल्ड माइन। ये कहाँ पर है? ये पड़ती है साउथ अफ्रीका के अंदर। दूसरी कौन सी गोल्ड माइन है ऐसी जो
सेकंड डीपेस्ट माइन है, सो उसका नाम है टाउटोना गोल्ड माइन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कभी साइंटिस्टों के दिमाग में ये भी आया कि पूरी अर्थ के अंदर ऐसे छेद कर दिया जाए और उसके अंदर आर पार एक छेद निकाल दिया जाए, मतलब जैसे ये धरती है, अब यहाँ से एक छेद करो और इसको ऐसे आर पार निकाल दो, जैसे सुई के अंदर से धागा निकालते हैं ऐसे। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई थी, तो इसीलिए सोवियत यूनियन ने, जो अब टूट करके जैसे रशिया, कजाकिस्तान, ये 17 देश जो टूट करके बने हैं, पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसको बोलते थे यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने 1970 के अंदर कोला पेनिसुला नाम की जगह है, कोला पेनिसुला, वहाँ पर क्या की, डीपेस्ट ड्रिलिंग की। उन्होंने इस इरादे से ड्रिलिंग शुरू की कि धरती के आर पार छेद कर देंगे। तो 12 किलोमीटर गहरा जो था ये होल बोर किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बन जाता है कि डीपेस्ट जो साइट है अर्थ पर जहाँ पर मैन मेड ड्रिलिंग की गई है, तो वो कितनी है, तो वो है 12 किलोमीटर की, और ये कहाँ पर है, कोला पेनिसुला के अंदर। तो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ अर्थ की, धरती का तापमान। देखिए धरती का तापमान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तापमान की यदि हम बात करें। अब टेम्परेचर की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डायग्राम आपके पास लिए हैं टेम्परेचर ऑफ अर्थ से रिलेटेड। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे है अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। तो यहाँ पर कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ यहाँ पर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ पर, अपर मेंटल में। उसके नीचे आप लोअर मेंटल में चले गए तो 3000 से लेकर के 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर है, और कोर के अंदर जो टेम्परेचर है वो है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर काट करके बताया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं तो तापमान के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तापमान इंक्रीज हो रहा है। अगर तापमान नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है तो फिर ये बढ़ता किस क्रम में है, कितना तापमान बढ़ता है, तो देखिए जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस में नीचे की ओर जाओगे, डाउनवर्ड जाओगे, तो पर 100 मीटर पर, प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाएगा, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये किस लिमिट तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली अप टू 8 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई तक। उसके बाद तापमान के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। देखिए अगर ये इसी दर से बढ़ता रहता, 8 किलोमीटर की 100 मीटर पर जाने पर सिर्फ 2 से 3 डिग्री का अगर चेंज आता, तो 2000 किलोमीटर आने पर ये तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, उससे कम रहता, लेकिन तापमान नीचे की ओर ज़्यादा है, राइट। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही वैलिड है। उसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई पर जैसे ही हम जाते हैं तो सीधा सीधा मेरे पास तापमान पहुँच जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यही हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि धरती के अंदर खुद का भी तापमान है, बहुत सारा तापमान है। अब हम लोग तो यही देख करके चलते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धरती पर हीट के यानी कि तापमान के, टेम्परेचर के सोर्स क्या क्या हैं, तो सभी बोलेंगे कि ये सूरज होता है, ये सूर्य है, सूर्य से हमें रोशनी मिल रही है, उसकी लाइट्स जो सन रेज हैं वो अर्थ पर आ रही हैं, और इन अर्थ पर आने वाली रेज से हमें क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी बोल सकते हैं, तापमान बोल सकते हैं। सो दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि धरती के हीट के जो सोर्स हैं, अर्थ हीट सोर्स, तो धरती के हीट के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं, तो धरती की हीट के दो सोर्स हैं आपके पास। पहला सोर्स तो है सूर्य, सन, और दूसरा सोर्स क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटरनल टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो कि धरती के अंदर खुद का भी तापमान है, और उस तापमान की वजह से जो है धरती खुद ब खुद गर्म रहती है, और बाकी का जो टेम्परेचर है वो हमें सूर्य से मिलता है, राइट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीस्मिक वेव्स। अब सीस्मिक वेव्स, ये सुना सुना सा नाम है सीस्मिक। सीस्मिक नाम कैसे सुना है, देखिए सीस्मिक नाम आपने सुना होगा सीस्मोलॉजी से। अब सीस्मोलॉजी क्या होती है, देखिए अगर आपने भूकंप का नाम सुना है, अर्थक्वेक, अगर आप अर्थक्वेक से वाकिफ हो यानी कि भूकंप से, तब आपको सीस्मिक वेव्स के बारे में भी पता होगा। देखिए सीस्मोलॉजी जो होती है ये होती है साइंस ऑफ या साइंस टू स्टडी
अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी करने को बोलते हैं सीस्मोलॉजी, और अर्थक्वेक को जो भूकंप जिससे मापा जाता है उस यंत्र को बोलते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। सो सीस्मोग्राफ क्या होता है? जिस यंत्र से आप भूकंप को नापते हो, दैट इज सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोलॉजी क्या होती है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि सीस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक के अंदर क्या चलती हैं? सीस्मिक वेव्स चलती हैं। तो सीस्मिक वेव्स की स्टडी को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस कैसे होते हैं, भूकंप आते कैसे हैं। तो देखिए, भूकंप आने का क्या फंडा है आपके पास। भूकंप आने के फंडे को आप यहाँ से समझिए ध्यान से। देखिए, ये होता है हमारे पास, जैसे ही हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ पर आपके पास फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर ना प्लेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका नाम होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, देखिए यहाँ पर ये शो की हुई है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब इन प्लेट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये फॉल्ट क्रिएट हो गया, ये इस लाइन पर क्या हो गया है, ये फॉल्ट क्रिएट हो गया है। अब इस फॉल्ट के क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, प्लेट नंबर 1 सपोज कीजिए इधर जाना चाह रही है और प्लेट नंबर 2 इधर जाना चाह रही है। तो अब होगा क्या, इनके अंदर ऐसे शेयरिंग मूवमेंट होगा। शेयरिंग मूवमेंट जब होगा तो यहाँ पर आपके पास ये फॉल्ट जो क्रिएट होगा, यहाँ पर एक जगह पर ऐसा होगा कि टूट, मतलब जहाँ से, जैसे आप पत्थर को तोड़ते हो तो पत्थर कैसा होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से टूटना शुरू होता है। तो अर्थ भी एक पत्थर की तरह है, तो यहाँ से टूटना शुरू होगी। तो जहाँ से ये टूटना शुरू होती है धरती के अंदर, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फोकस क्या होता है और फोकस होता कहाँ पर है। तो फोकस जो होता है वो होता है अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जो चीज़ पाई जाती है दैट इज फोकस। यानी कि जिस भी जगह से भूकंप आता है उसके ठीक नीचे वाली अंदर की जगह को क्या बोलते हैं, फोकस, जिसे बोलते हैं हिंदी में केंद्र। भूकंप का केंद्र कहाँ पर रहा है। सो भूकंप के केंद्र की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर यह भी बात हो जाती है कि फोकस अगर हमेशा धरती के अंदर होता है तो फिर इसकी गहराई कितनी होती है, फोकस की डेप्थ कितनी होती है। डेप्थ की अगर हम बात करें फोकस की, तो आज तक दुनिया का सबसे गहरा फोकस 700 किलोमीटर की गहराई पर देखा गया है, सबसे गहरा फोकस। नेक्स्ट हमारे पास होता है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, ईपी सेंटर फोकस के बिल्कुल ऊपर जो धरती की सतह पर जो पॉइंट होगा उसको बोला जाता है ईपी सेंटर। यानी कि जिस जगह से भूकंप आना शुरू हुआ, मान लीजिए अफगानिस्तान के अंदर कहीं भूकंप का केंद्र बना, तो भूकंप एक्चुअल में जो फोकस है वो है धरती के अंदर, और जिस जगह से भूकंप आना शुरू हुआ बिल्कुल इस केंद्र के एकदम ऊपर जो पॉइंट है उसको बोला जाता है ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर जो होता है ये हमेशा कहाँ पर होगा, ईपी सेंटर इज ऑलवेज एट अर्थ सरफेस। धरती के सरफेस पर ये हमेशा रहेगा ईपी सेंटर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है, ईपी सेंटर जो होता है वो हमेशा धरती के ऊपर होता है और फोकस जो होता है वो हमेशा धरती के अंदर होता है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि ये जो फॉल्ट क्रिएट हुआ, इस फॉल्ट का क्या मतलब था। देखिए, फॉल्ट ने क्या किया, फॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ एक काम था। वो काम क्या था, फॉल्ट ने ये किया कि इसने एनर्जी को रिलीज किया। इसने क्या किया, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो थी अर्थ के अंदर की, जैसा हम अभी पढ़ करके आए हैं, तो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसका मतलब कि एनर्जी होती है, और एनर्जी को इसने क्या किया है, रिलीज किया है। सो फॉल्ट जो करता है वो क्या करता है, इट बेसिकली डन द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को ये सिर्फ और सिर्फ रिलीज करता है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीस्मिक वेव्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, आप जहाँ पर भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। बिल्कुल सही बात है, 3 तरह की तरंगे होती हैं। पी वेव होती है, एस वेव होती है, एल वेव होती है। लेकिन एक्चुअल में सीस्मिक वेव 2 तरीके की होती हैं, सिर्फ 2 तरह की। नंबर 1 बॉडी वेव, नंबर 2 सरफेस वेव। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव के अंदर डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो देखिए, ये जो हमें चित्र दिया हुआ है ये धरती का चित्र है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब मान लीजिए कि ये है ईपी सेंटर, ये यहाँ पर उसने जो पॉइंट दिया है ये क्या है, आपका
ईपी सेंटर, यानी कि धरती के अंदर नीचे इसका फोकस है कहीं, धरती पर ऊपरी सतह पर ये केंद्र बना है, यहाँ से भूकंप की तरंगें शुरू हुई। जो बॉडी वेव्स होंगी, बॉडी वेव्स होती हैं पी वेव और एस वेव। ये जो होंगी, ये देखिए ब्लैक कलर से जो वेव्स हैं वो है एस वेव्स, जो काले रंग वाली हैं वो है एस वेव, और जो येलो कलर की हैं वो है पी वेव। येलो कलर वाली हैं आपकी पी वेव्स। सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि पी और एस वेव जो है वो धरती के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, अंदर की तरफ। तो जो चीज अंदर की तरफ ट्रैवल करेगी उसको बोलेंगे, बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है तो वो क्या हुई हमारी बॉडी वेव। और एल वेव्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस सतह पर जिस पर आप बैठे हो, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, एल वेव सिर्फ सरफेस पर मूव करती हैं, क्रस्ट पर मूव करती हैं। सो इसीलिए इनको बोला जाता है सरफेस वेव्स। सो चलिए इसके डिफरेंस को समझते हैं पहले, पी वेव और एस वेव के डिफरेंस को। तो देखिए अगर हम पी वेव की बात करें तो पी वेव के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। पी वेव क्या होती हैं? पी वेव इनमें सबसे फास्ट होती हैं। जब सीस्मोग्राफ पर ये बनता है ना ग्राफ, तो इस तरह बनता है जैसे हार्ट की ईसीजी बनती है, ऐसे 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 करके ये वेव्स बनती हैं, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। सो ये जो आपके पास सबसे पहले वेव आई ये है पी वेव, और ये जो वेव है वो है एस वेव, और ये जो वेव है वो है एल वेव। तो चलिए इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। तो पी वेव्स जो हुई वो आप देखोगे कि ये सबसे पहले आई है। तो सबसे पहले कौन सी वेव आएगी? वो आएगी पी वेव सबसे पहले। सो फर्स्ट जो नंबर पर आएगी फर्स्ट वेव वो कौन सी होगी? पी वेव। अब पी वेव जो होती हैं ये किसके सिमिलर होती हैं? पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। जैसे आपकी ध्वनि तरंग होती हैं बिल्कुल बिल्कुल उसके जैसी होती हैं आपकी पी वेव्स, सिमिलर टू साउंड वेव्स। और इनके बारे में क्या होता है? और ये होता है कि इनकी स्पीड जो होती है पी वेव की वो फास्टेस्ट होती है। पी वेव की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? फास्टेस्ट, यानी कि सबसे तेज स्पीड इनकी होती है। और इनके बारे में क्या खास बात है? इनके बारे में खास बात यह है कि ये कम नुकसान पहुंचाती हैं। ये कैसी क्या है? कम नुकसान देने वाली हैं, कम नुकसानदेह। तो इनसे नुकसान जो होता है वो कम होता है, यानी कि ये लेस डिस्ट्रक्टिव आपकी वेव्स होती हैं। किस वेव के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं? पी वेव के बारे में। पी वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव। डायग्राम में देखिए आप, पी वेव येलो कलर वाली है, पीले रंग वाली, ये वेव ऐसे चली, यहाँ तक तो सही है। जैसे ही ये कोर के अंदर आई, कोर का साइंटिस्ट मानते हैं कि कोर जो है वो कैसी फॉर्म में है? कोर लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो कोर कैसी फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि पी वेव, ये येलो कलर की वेव आई, और ये देखिए यहाँ पर आकर के इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ऐसे गई, और यहाँ पर जाने के बाद फिर से दोबारा से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और ये तेजी पर निकल गई। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो वेव ऐसे आई और ये ऐसे आकर के और फिर ऐसे होकर के ऐसे चली गई। तो देखिए जहाँ ये लिक्विड के अंदर जाएगी तो लिक्विड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लिक्विड के अंदर जाते ही इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो पी वेव यहाँ पर हमें पता चलता है कि पी वेव क्या लिक्विड से पास हो सकती है? तो यस, पी वेव कैन पास थ्रू लिक्विड, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि पी वेव लिक्विड से पास हो सकती हैं लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी वेव ऐसी है जो तरल से पास हो जाती है, लिक्विड से पास हो जाती है? तो वो सीस्मिक वेव है आपकी पी वेव्स, राइट। अब हमें एक और यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए बात कि पी वेव्स जो होती हैं, पी वेव्स, ये आपको भूकंप का पूर्वानुमान देती हैं। क्या देती हैं? अर्थक्वेक का प्रीवियस नॉलेज दे देती हैं आपको, मतलब पूर्वाभास देती हैं, पूर्वानुमान देती हैं। तो पूर्वानुमान कैसे देती हैं? तो पूर्वानुमान इस तरह से देती हैं, जैसे ही देखिए सिस्मोग्राफ पर ये वेव सबसे पहले आएगी, इस वेव के आने के बाद एस वेव आई है, तो पी वेव जो होगी इसके आने के कितनी देर के बाद एस वेव आती है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पी वेव के आने के 60 से 90 सेकंड के बाद आपकी एस वेव आएगी। इसके 60 से 90 सेकंड के बाद एस वेव आती है, यानी कि आपको लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय ये दे देती है अपना बचाव करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चलती है कि पी वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? पी वेव्स क्या होती हैं? पी वेव जो होती हैं वो आपको भूकंप का पूर्वानुमान देती हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एस वेव के बारे में।
तो अब बात करते हैं एस वेव की। तो एस वेव के बारे में यहाँ पर आप खास बात देखिए कि काले रंग वाली एस वेव जो है वो ये आ रही हैं, अंदर अंदर चलेंगी, बॉडी वेव होंगी। ये जो एस वेव होती हैं ये यहाँ पर हमने जब देखा था तो ये एस वेव ये थी, इसके बाद आई थी एल वेव्स। सो इनकी वेवलेंथ आप देखिए, इनकी हाइट जो है वो कम है और इनकी हाइट ज़्यादा है। सो एस वेव जो होती हैं ये कैसी वेव्स होती हैं? डिस्टोर्शनल वेव। डिस्टोर्शनल वेव का मतलब कि ये नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे हैं। लेकिन इनके बारे में क्या खास बात है? इनके बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए ये लिक्विड के अंदर से पास नहीं करती, यानी कि जैसे ही ये अर्थ के अंदर जाएंगी जहाँ लिक्विड आया और ये खत्म हो जाती हैं। सो एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि निम्न में से कौन सी वेव ऐसी है जो कि लिक्विड के अंदर, तरल के अंदर से नहीं पास हो सकती, तो वो है एस वेव। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स। सो ये रहा आपका एस वेव्स के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एल वेव्स की, जो सरफेस वेव्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर मूव करने वाली वेव, वो होती हैं एल वेव, जो सिर्फ सरफेस पर मूव करेंगी। और इनकी वेवलेंथ देखिए आप, ऊंचाई कितनी ज़्यादा है पी वेव और एस वेव से। सो इनकी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है, इनकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। सो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव वेव्स। डिस्ट्रक्टिव वेव्स यानी कि ये जो वेव्स होती हैं वो तबाही मचाती हैं, जब ये चलती हैं तो तबाही आती है बिल्कुल। इनके बारे में तीसरी खास बात ये है कि ये सबसे स्लोवेस्ट होती हैं, बिल्कुल आराम आराम से आती हैं। स्लोवेस्ट वेव्स आराम आराम से आती हैं, तो इसीलिए इनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। लेकिन इनके बारे में यही है कि जहाँ जहाँ से ये गुजरती जाएंगी वहाँ वहाँ ये नुकसान करती जाएंगी, और जैसे जैसे एरिया के अंदर पास होती जाएंगी तो इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जैसे आप देखते हो कि अर्थ पर यहाँ पर जैसे भूकंप आया है तो नुकसानदेह इलाका बस इतना सा रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा इतने इलाके में कम नुकसान होता है, और इधर सिर्फ झटके महसूस किए जाते हैं, यहाँ पर नुकसान कोई नहीं होता। तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर आते आते जो वेव्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो ये जानकारी थी सीस्मिक वेव्स की। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं अर्थ के इंटीरियर के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्केनिक एक्टिविटी और सीस्मिक एक्टिविटी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की अर्थ के, कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने डायग्राम की मदद से आपको बताने की कोशिश की है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए अर्थ की जो शेप है, सबसे पहले ये क्रस्ट हो गई, ये वाला जो पोर्शन है वो सारा क्रस्ट है। फिर ये मेंटल को दो हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया है, ये मेंटल है, इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर ये कोर है, कोर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, देखिए आउटर कोर और इनर कोर। तो इनकी गहराई जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ से समझते हैं। तो देखिए ये रहा आपके पास अर्थ की लेयर, ये माउंटेन एरिया है और ये आपका समंदर है। सो यहाँ तक आपकी क्या होती है, ये क्रस्ट होती है। ये जो एरिया है आपका ये क्या है, क्रस्ट। ये जो मैंने मार्क किया है इससे ऊपर ऊपर का एरिया आपका क्रस्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड, इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज, अब डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है कि खत्म होना किसी चीज को। तो कोनार्ड जो साइंटिस्ट था इसने डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया। तो किस डिसकंटिन्यूटी के बारे में कोनार्ड ने बात की? तो कोनार्ड ने बताया कि ये रही आपके पास अपर क्रस्ट। ये कैसी है, ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट का, तो इसको बोलेंगे अपर क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला है ग्रीन वाला, ये कैसा हिस्सा है, ये है लोअर क्रस्ट। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का इसने क्या दी, डिसकंटिन्यूटी दी, कि यहाँ पर क्रस्ट की ऊपरी लेयर खत्म होती है कितने किलोमीटर पर, इसने बताया कि 5 किलोमीटर पर मेरी क्या है, क्रस्ट की ऊपरी लेयर है। उसके बाद मेरी निचली लेयर चलती है। तो ऊपरी लेयर और निचली लेयर के बीच का जो गैप बताया था वो बताया था कोनार्ड ने। फिर उसके बाद आती है मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम था मोहोरिविक। सो इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम से बोलते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी काफ़ी फेमस है। इसने किसके बारे में दिया, इसने लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बारे में दिया। ये सारा एरिया जो है आपका ये क्या है,
अपर मेंटल, ये देखिए इसने शो किया हुआ है, ये कैसा है, अपर मेंटल, आप इसको देख सकते हो, ये इसने दिया हुआ है अपर मेंटल। तो अपर मेंटल के बारे में यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी लोअर क्रस्ट। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बताया है मोहोरिविक ने। सो यहाँ से हम देखते हैं कि मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी किससे संबंधित है। सो देखिए मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी है आपकी लोअर क्रस्ट और किसके बीच में, अपर मेंटल। सो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। सो अभी देखते हैं कि कितने किलोमीटर से आपका क्या चीज़ शुरू हो रही है। तो अपर मेंटल जो है हमारा, आप इसको देखिए कि अपर मेंटल मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है, लगभग 25 किलोमीटर से कुछ जगह शुरू हो जाता है। कुछ जगह ऐसा है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो 25 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाती है, और कुछ जगह चलती चलती ये 40 किलोमीटर तक भी चली जाती है, और कुछ जगह जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये 8 किलोमीटर पर भी ख़त्म हो रही है। सो आप इसको बोल सकते हैं कि 8 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो क्रस्ट की है। उसके बाद आपकी मेंटल शुरू हो जाती है। सो मेंटल यहाँ पर अपर मेंटल चलता रहा। फिर बात आ जाती है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। तो रेप्टी ने क्या किया, रेप्टी ने, ये अपर मेंटल है और ये आपका है लोअर मेंटल। सो रेप्टी ने जो डिसकंटिन्यूटी दी उसने बताया कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसकी डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद आता है नंबर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी का। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हो कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है। देखिए गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है, ये रही आउटर कोर और ये रही इनर कोर। ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ये आउटर, ये इनर। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को तो बताया लेहमैन ने, लेकिन लोअर मेंटल और आउटर कोर की डिसकंटिन्यूटी को बताया था गुटनबर्ग ने। सो आपके पास दो डिसकंटिन्यूटी जो बची हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटनबर्ग ने किसके बारे में बताया, लोअर मेंटल और आपकी आउटर कोर। सो लोअर मेंटल और आउटर कोर, इसके बारे में किसने बताया, गुटनबर्ग ने। फिर लास्ट डिसकंटिन्यूटी आपकी जो बचती है दैट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कोर से कोर के बीच में है, यानी कि आउटर कोर टू इनर कोर। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपकी मैंने बताई है 5 डिसकंटिन्यूटी, और पांचों की पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर सिर्फ 3 डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन ये एक्चुअल में 5 डिसकंटिन्यूटी हैं और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं अर्थ के क्रस्ट की, सबसे ऊपरी लेयर जिसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि कितने किलोमीटर से, ये देखिए 8 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक है। कुछ जगह 8, कुछ जगह 40। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्रस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, वो क्या है, वो क्रस्ट है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज आपकी क्रस्ट। सो आउटर मोस्ट लेयर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये कितना एरिया आपके पास बना रही है, 0.5 to 1% अर्थ का वॉल्यूम ले रही है। यानी कि धरती का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, 1% हिस्से पर आप बैठे हो, सिर्फ 1% पर, बाकी सब के अंदर और सब चीज़ें हैं। तो डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व की यदि मैं बात करूं तो घनत्व कितना होता है, घनत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो घनत्व जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन कैसे, कि जैसे जैसे धरती के अंदर हम नीचे की ओर जाते हैं तो घनत्व पर क्या फर्क पड़ता है, आपका घनत्व पर क्या असर होता है, डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। एवरेज डेंसिटी जो है क्रस्ट की वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि धरती की एवरेज डेंसिटी जो है वो कितनी है, तो दैट इज़ 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, अर्थ की एवरेज डेंसिटी। सो एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ आपको पता होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर चीज़ पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट क्या हैं जो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग पहले याद करते थे कि आप कर लो सियाल और सीमा। नहीं, सियाल था सिलिका और एल था एल्यूमिनियम, लेकिन ये थ्योरी गलत है। ये थ्योरी बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप इस चीज़ को अब पढ़ रहे हो तो ये आप गलत पढ़ रहे हो। तो अभी के टाइम में क्या चीज़ सही है, तो अभी के लिए आप याद रखो ओसम। ओसम आप याद रख सकते हो। तो ओसम को कैसे आपको याद रखना है, सो देखिए ओ से होती है आपकी ऑक्सीजन,
O से होती है ऑक्सीजन, S से होता है आपका सिलिकॉन, A से होता है आपका एल्यूमिनियम और M से हो जाता है आपका सबसे आखिरी मैग्नीशियम। तो देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46.6%। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि धरती की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, तो वो है ऑक्सीजन, 46.6% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम और फिर इसी क्रम में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसमें आखिरी आता है मैग्नीशियम। सो इसीलिए इसको थ्योरी की फॉर्म में हमने ऑसम कंसीडर कर लिया है। तो ये आप याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसकी ट्रिक है इसको याद रखने की, ये ट्रिक है ऑसम, ये आपको याद रखना है। अब इसी को मैंने पाई चार्ट की हेल्प से यहाँ पर शो किया है। देखिए ये ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन और फिर उसके बाद बाकी जो सिलिकॉन, हाँ, तीसरे नंबर पर आता है ये एल्यूमिनियम और फिर ये मैग्नीशियम यहाँ पर आता है। सो ये आपके मिनरल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वो ये चीज़ पूछ लेता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बताइए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, देखिए यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेयर शब्द लिख दिया, यहाँ पर लिखा है क्रस्ट, यहाँ पर लिख दिया एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आप इस थ्योरी को देखते हो तो एटमॉस्फेयर के बारे में ये थ्योरी आपके पास बन जाती है नोज करके। सो नोज करके क्यों बन जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, उसके बाद फिर आपका ये सिलिका वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको याद रखना है नो, एटमॉस्फेयर के केस में आपको याद रखना है नो। अगर आप सिलिका को भी याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा वाला पूछता है, हमेशा फर्स्ट पूछा जाता है। सो ये जो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन है ये 3 बार मैं देख चुका हूँ, एसएससी पूछ चुका है इसको 3 बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इस डायग्राम की हेल्प से अब अकेली लेयर को समझते हैं कि सबसे पहले मैंने बात की थी कि लिथोस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये अर्थ की लेयर है, यहाँ पर देखिए लिथोस्फीयर जो होता है ये अर्थ की क्रस्ट जो है उसका हिस्सा भी है और नीचे ये मेंटल है, मेंटल का हिस्सा भी है। सो लिथोस्फीयर जो है वो कितनी थिकनेस तक होता है? ये 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होता है। अगर धरती की गहराई की बात करें, एटमॉस्फेयर को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद कौन सी लेयर शुरू होती है? तो वो होती है लिथोस्फीयर। अगर हम धरती के गहराई में नीचे की ओर जाना शुरू करें तो लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो क्या होती है? आउटर पार्ट होता है अर्थ का, इसकी थिकनेस 10 से 200 किलोमीटर की होती है आपके पास। सो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की, ये आपका क्रस्ट खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये जो आपका पोर्शन है ये इतना मेंटल, ये है मेंटल। सो आप देखिए कि लिथोस्फीयर के बाद आपका आता है एस्थीनोस्फीयर। ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एस्थीनोस्फीयर जो है वो किस लेयर के अंदर मौजूद है, क्रस्ट में मौजूद है कि मेंटल में मौजूद है? तो एस्थीनोस्फीयर देखिए आप कहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ से आपकी मेंटल शुरू हो रही है, तो कहाँ पर है ये? मेंटल के अंदर, यही इसका उत्तर था। तो अभी पहले हम मेंटल के बारे में जानेंगे कि मेंटल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्या है। तो मेंटल जो है वो 83% वॉल्यूम लेकर के चलता है अर्थ का और 67% मास है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कवर किया है वो किसने कवर किया है? मेंटल ने। इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अपर मेंटल की डेंसिटी तो सिर्फ 2.9, जहाँ पर क्रस्ट की ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है और 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई के अंदर जाओगे तो देखिए यहाँ पर इसकी डेंसिटी की जो रेंज है वो कितनी हो जाती है? 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो लोअर मेंटल आपके पास है वो कितनी है? ये वाला जो मेंटल है ये है 3.3 से 5.7 और ये ऊपर वाला कितना था आपका? ये था 2.9। तो आप देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे बैठेगी और जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो ऊपर उठेगी। जैसे अगर मैं पारे का एग्जांपल लूँ मरकरी का, तो मरकरी क्या होता है? मरकरी को आप पानी के अंदर डाल दीजिए। मैं 3 चीज़ों का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। एक मैंने लिया है मरकरी, एक मैंने लिया है वाटर, एक मैंने लिया है ऑयल। सो मरकरी को अगर मैं देखता हूँ तो ये सबसे नीचे रहेगा, मरकरी जो होगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपका वाटर रहेगा, क्योंकि
वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी मरकरी से कम होती है, और जो ऑयल होता है, आप पानी के अंदर तेल डालते हो, वो बिल्कुल ऊपर तैरता रहता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से भी कम होती है। तो यानी कि हमारी जो भूपर्पट्टी है जिस पर हम बैठे हैं, ये आप बोलते हो कितना बड़ा पहाड़ है, ये सब है, तो इन सब की डेंसिटी बहुत कम है, आप ऊपर तैर रहे हो पानी के। तो ये जो पानी है नीचे गहराई में कोर वाला, ये बहुत बहुत घनत्व वाला है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला है, राइट। तो डेंसिटी की हमने यहाँ पर बात कर ली, मेंटल के बारे में आपको पता चल गया। तो अब बात करते हैं एस्थीनोस्फीयर की। तो एस्थीनोस्फीयर, ये देखिए, ये आया है आपके पास एस्थीनोस्फीयर। मैंने अभी आपको बताया था कि लिथोस्फीयर जैसे ही ये लिथोस्फीयर आपका खत्म हुआ, अपर लेयर है लिथोस्फीयर। एक चीज जो लिथोस्फीयर के बारे में हमने छोड़ दी कि लिथोस्फीयर के अंदर क्या चीज पाई जाती है, तो लिथोस्फीयर के अंदर पाई जाती है ये सियाल। जो सियाल जो हम पढ़ते थे वो लिथोस्फीयर में मिलती है। कहाँ मिलती है? लिथोस्फीयर में। सबसे नंबर मैक्सिमम क्वांटिटी सिलिका की, सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम की। तो उसके बाद आ जाती है हमारी ये एस्थीनोस्फीयर, ये वाला पोर्शन एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर जो है आपका, ये बिल्कुल लिथोस्फीयर के नीचे से शुरू होता है, 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक होता है। जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो लावा निकल करके आता है, जो ज्वालामुखी के फटने पे लावा निकलता है, ये मैग्मा यानी कि लावा जिसको आप बोलते हो, तो ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है एस्थीनोस्फीयर के अंदर। ये क्वेश्चन कल को एग्जामिनर पूछ सकता है कि लावा किस लेयर के अंदर पाया जाता है, लिथोस्फीयर में, एस्थीनोस्फीयर में, पायरोस्फीयर में, बेरिस्फीयर में। सो ये कहाँ पर मिलता है? एस्थीनोस्फीयर के अंदर। इसको आप जरूर याद रखना, इसको भूलना मत। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, ये था एस्थीनोस्फीयर के बारे में। आगे हम बात करते हैं पायरोस्फीयर के बारे में। एस्थीनोस्फीयर के अंदर भी सेम यही मिनरल मिलने वाले हैं, सियाल। आगे हम बात कर रहे हैं पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर जो होता है, ये देखिए, पायरोस्फीयर आपका पाया जाता है एस्थीनोस्फीयर के नीचे। ये एस्थीनोस्फीयर आपका खत्म हुआ, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका हुआ एस्थीनोस्फीयर खत्म। तो जैसे ही आपका एस्थीनोस्फीयर यहाँ पर खत्म होता है, उसके नीचे आपका शुरू हो जाता है, ये अपर मेंटल के अंदर एस्थीनोस्फीयर था, नीचे लोअर मेंटल है। यानी कि अपर मेंटल का बचा हुआ भाग और लोअर मेंटल, इसके अंदर क्या है? पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर जो है, इसके ये जो स्ट्रेच करता है, कितनी मोटाई पर करता है? 2780 किलोमीटर। ये किलोमीटर रेंज जो है, ये आपको याद रखनी है, इसको आप लर्न कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन वो सेट करता है तो किलोमीटर रेंज भी पूछ सकता है मैचिंग के अंदर। वो दे देगा कि बताइए लिथोस्फीयर जो है वो कितनी पर होता है, यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया, एस्थीनोस्फीयर, तो इनको ऐसे आपको क्रॉस में या स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे भी होते हैं मैच करना हो जाता है, राइट। तो पायरोस्फीयर के बारे में हम बात कर रहे थे। पायरोस्फीयर कहाँ पर है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, ये अपर मेंटल रहा, ये आपका लोअर मेंटल रहा। अब पायरोस्फीयर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि बासाल्ट की जो चट्टानें होती हैं, बासाल्ट रॉक, बासाल्ट रॉक कहाँ पर बनती हैं? पायरोस्फीयर के अंदर। पायरोस्फीयर के अंदर सीमा नाम का आप ट्रिक से याद कर सकते हो। सी मतलब SI मतलब सिलिका, और MA मतलब मैग्नीशियम। तो इसके अंदर दो मिनरल्स पाए जाते हैं, सीमा नाम से आप इसको याद रख लीजिए, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। बसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वो भी कहाँ पर मिलती हैं? पायरोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास बचती है ये लेयर, बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू होती है? पायरोस्फीयर के नीचे से शुरू होती है। कितनी? 2800 किलोमीटर से। और कहाँ तक जाती है? कोर तक जाती है, बिल्कुल एंड पॉइंट तक। यहाँ पर आपको क्या चीज मिलते हैं? इसकी ट्रिक है नाइफ, NIF ही। Ni से होता है आपका निकल, Ni से होता है निकल, और Fe जो है ये केमिकल फॉर्मूला है आयरन का। निचली लेयर के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर निकल और आयरन। तो ये मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं? बेरिस्फीयर के अंदर। तो अब आपको लेयर्स याद रखनी है, अर्थ की लेयर्स। सबसे ऊपर आती है लिथोस्फीयर, उसके बाद आती है एस्थीनोस्फीयर, फिर आती है पायरोस्फीयर, फिर आती है बेरिस्फीयर। तो आप अपनी जिस भी ट्रिक से इनको याद रखना चाहो, LAPB से आपको जो भी नाम याद रखने हो, लालू प्रसाद रखना है, जो भी रखना है, वो आप जैसे आपका नेचर करता है आप वैसे अपनी ट्रिक जनरेट करो। मैं आपको इस चीज़ की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को किसी फॉर्मेट में याद रहता है, किसी को किसी फॉर्मेट में। मैं आपको कोई इंग्लिश की ट्रिक बता दूँ और आपका इंग्लिश में पकड़ कमज़ोर है तो आपको वो याद नहीं रहने वाली। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी के हिसाब से इसकी अपनी ट्रिक बना ले, इंग्लिश वाले अपने हिसाब से बना ले, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट।
मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। सो यहाँ पर एक चीज़ जो है जिसको हमने मिस कर दिया वो ये है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, अर्थ के रेडियस यानी कि ये एंड पॉइंट शुरुआत से लेकर के आखिर तक। सो अर्थ के रेडियस की यदि मैं बात करूँ तो ये टोटल गहराई जो है आपकी वो बनती है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। कुछ किताबों के अंदर इसको 6371 लिखा हुआ है, 6371 किलोमीटर। एक्चुअल में 6378 किलोमीटर ये बनती है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आउटर कोर की। अब हमने क्रस्ट देख लिया, मेंटल देख लिया, अब हमारे पास बचा है कोर। तो कोर के दो हिस्से हैं। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से शुरू होकर के 5100 तक जाता है, वो मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर नाइफ मिलता है। इसकी डेंसिटी घनत्व जो है इसका, उसकी रेंज है 9.9 से 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, राइट। अब यहाँ पर एक और बात आती है इनर कोर की। तो इनर कोर जो है वो कौन सी है, ये है बिल्कुल सेंटर में अर्थ के 5100 किलोमीटर और उससे नीचे। और यहाँ पर आप डेंसिटी देखिए, यहाँ की डेंसिटी कितनी है 12.6। अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, धरती की एवरेज, तो धरती की एवरेज हमने पढ़ी है 5.5 और ये कितनी ज़्यादा है 13। तो आप देखिए कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट की तो बेचारी की सिर्फ 2.9 है जहाँ पर आप बैठे हो, और ये इंटरनल कितनी है 13, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा हो गई 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेट। तो इससे 4 गुना ज़्यादा है ये कम से कम। तो यानी कि इनर कोर जो है वो लिक्विड में होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा क्या है, डेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, राइट। तो ये था आपका इनर कोर के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाना मत भूलना, मेक यूर ओन नोट्स। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है मेरी ओर से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देख करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएंगे। आशा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू।